आज आलिया जैसे ही किचन में जाती है उसे बहुत तेज से बुखार हो जाता है और वो बुखार से कांपने लगती है। लेकिन किचन में खाना बनाना भी उसके लिए उतना ही जरूरी होता है कि जितना जरूरी उसे बुखार की दवा लेना होता है। और इसी तरीके से वो सब्जी को चलाते हुए कांप रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज़ उसे बुलाती है कि भाभी कहाँ हो आप, जरा मुझे पानी दे दोगी क्या, मैं सब्जी बना रही हूँ, आप अंदर आके पानी ले लो। अब जैसे ही वो देवर इस भाभी के किचन में घुसता है और देखता है कि भाभी कांप रही हैं और धीरे धीरे सब्जी को बना भी रही हैं, ये देखते हुए वो भाभी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तो वो कहती है कि तबीयत ठीक है लेकिन लगता है मुझे थोड़े बहुत बुखार हो गए हैं, इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। इतना बात सुनना ही था कि वो कहता है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप हट जाओ, मैं खाना बना देता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम नहीं बना पाओगे, मैं खाना बना दूंगा। अब आलिया अपने देवर को बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देवर जिसका नाम राज होता है वो राज कहता है कि नहीं, खाना आप आराम करो, मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं खाना अच्छा बना दूंगा और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन आलिया की बिगड़ती तबीयत के कारण वो कुछ कह नहीं पाती है और बाद में वो उसे चिढ़ाने लगता है कि अरे भाभी, कभी हमें भी खाना बनाने का मौका दिया करो, रोज तो आप खाना बनाकर मुझे ही खिलाया करती हो। तब इतना सुनना था कि आलिया कहती है कि ठीक है, आओ तुम भी आज मेरी थोड़ी सी मदद करो और खाना बना दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। जुर्म के वर्चस्व की कहानी की आज की कहानी इतनी दर्दनाक होगी कि यकीन मानिए दोस्तों, जो हवस के चक्कर में रिश्ते को शर्मसार ऐसा करेगी कि पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, फिर हम एक बार कहानी पर ही आते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस घर में कुल 3 लोग रहते हैं। एक पवन की पत्नी आलिया और उसका एक छोटा भाई राज। राज देखने सुनने में ठीक ठाक लड़का रहता है, जिसकी उम्र महज अभी 18 से 19 साल के आसपास हुई रहती है और वो 12वीं की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद बीए में एडमिशन लिया होता है और साथ साथ वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता रहता है। इधर पवन की जॉब एक प्राइवेट कंपनी में रहती है, जिसके सिलसिले में उसे अक्सर कहीं ना कहीं शहर से बाहर जाना पड़ता है और जिसके लिए उसे अच्छा खासा समय देना पड़ता है बाहर। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग अकेले बचते हैं, एक आलिया, एक राज, जिसमें आलिया भी जब कभी वर्किंग डेज होता है, यानी आलिया एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती थी और जिससे घर का खर्चा आलिया निकाल लिया करती थी और गांव पर जो सास ससुर रहते हैं उनके लिए जो खर्चे होते हैं और बाकी सेविंग के जो पैसे होते हैं और राज के पढ़ाई के खर्चे के लिए पवन काम किया करता था। इस तरीके से किसी तरीके से अब ये घर आगे चल रहा होता है और इस घर की पूरी यही स्थिति होती है। लेकिन आज इस घर में जो घटना घटने वाली थी उसके बारे में किसी ने जरा सा भी नहीं सोचा था, किसी को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि जो आलिया रोजाना डायरी लिखा करती थी, उसकी शादी पवन से महज 18 साल की उम्र में हो चुकी है, लेकिन उसकी उम्र जो है 28 से 30 साल के आसपास हो जाती है, फिर भी उसे कोई बच्चा नहीं होता है और इसी की कहीं ना कहीं उसे दर्द उसके दिल में जरूर रहता था और वो बार बार सोचती थी कि मेरा भी एक बच्चा हो जाता। लेकिन कभी वो ये भी सोचती थी कि अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं राज को ही गोद ले लूंगी और ये मेरा बच्चा रहेगा, मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि मुझे बच्चा हो या ना हो। और ये पूरी बातें वो सोचती ही रहती है कि इधर तावे पर वो रोटी जल रही होती है और राज कहता है कि भाभी क्या सोच रही हो, मैं रोटी बना रहा हूँ, तुम रोटी जला दे रही हो। कि तभी आलिया उसे पकड़ती है और रोटी को पलटना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे पूरे खाने बनने शुरू होते हैं। अब इसके बाद आलिया बुखार से और ज़्यादा पीड़ित होती है और दाल चढ़ाई जाती है गैस पर और आलिया बगल में कुर्सी लगाकर बैठ जाती है, क्योंकि हर चीज़ों की जानकारी राज को होती नहीं है।
तो राज खाना बनाने में मदद तो जरूर कर रहा होता है, लेकिन हर एक चीजों के बारे में उसे नहीं पता होता। तो आलिया बैठे ही बैठे सब कुछ बता रही होती है। उसी दरमियान ऐसा होता है, आलिया ने कुर्सी पर टेक लिया और अपने हाथों को ऊपर उठाने के बाद थोड़ी सांसें तेज से लेने लगी। इसी दरमियान राज, चूंकि अभी नौजवान लड़का था ही, इसकी नज़र आलिया के ऊपर पड़ जाती है। अब जैसे ही वो आलिया को देखता है और उसकी इस तरीके की हरकतों को देखता है तो उसके नियत में कुछ खोट आ जाता है। उसकी सांसें ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं और आलिया के फिगर को देखने के बाद मानो वो पागल सा हो जाता है। वो सोचता है, वो ये भूल जाता है कि वो किचन में है, आलिया उसकी भाभी है। ये सब उसे कुछ नहीं समझ में आता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एकटक सारे काम को छोड़ करके आलिया को निहारने लगता है। अब इधर आलिया अंगड़ाई लेते हुए आंखों को बंद की रहती है और उसकी पूरी बॉडी सामने से राज निहार रहा होता है। लेकिन राज को ये नहीं पता था कि आलिया सो नहीं रही है, बल्कि ऐसे ही रिलैक्स मोड में है, आराम कर रही है। अब अचानक से आलिया ने आंख खोला तो सामने राज को देखा तो बोली कि क्या हुआ, तुम सब्जी क्यों नहीं देख रहे हो, तुम दाल बन गई क्या, आखिर वातावरण इतना शांत कैसे हो गया अचानक से। वो कहता है कुछ नहीं, और राज हड़बड़ाया और हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी खाना को समेटने लगा, मानो वो एक मशीन बन चुका है। जल्दी से जल्दी सब कुछ तैयार कर लेता है और तुरंत आलिया को कहता है कि चलो मेज पे भाभी बैठो, मैं सारे खाने लेकर उधर ही आता हूँ। अब वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है और एक एक करके सभी जो खाने बनाए गए होते हैं को प्लेट में निकाल करके राज लाता है और आलिया के सामने रखता है। फिर दोनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं और उसके बाद खाना खाने के बाद वो पूछता है कि भाभी अगर आप कहो तो भैया को बता दूं कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन आलिया उसे मना कर देती है, कहती है कि अभी तो कल ही गए हैं, आज कल और परसों की ही बात है, उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है, बुखार ही तो है नहीं, तो कल सुबह तक तो ठीक ही हो जाएगा और तुम परेशान ना हो। इसी दरमियान थोड़ी सी सब्जी वो ज़्यादा दे देता है आलिया को और अपनी सब्जी कम लेता है। फिर दोनों खाने लगते हैं। जैसे ही ये डिनर ख़त्म होता है तो आलिया से राज कहता है कि भाभी आप बाहर के कमरे में 2 मिनट के लिए रुको, मैं अभी आता हूँ बाहर से। तो आलिया पूछती कितनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो और कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी रात को बाहर जाना पड़ता है। वो कहता है कि सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपकी बुखार की दवाई लेकर आ रहा हूँ। लेकिन राज के दिमाग में दवा के अलावा कुछ और भी चल रहा होता है। उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ आलिया का फिगर चल रहा होता है। दवा लाना तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना हो चुका होता है। और जैसे ही आलिया उसे मना करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती बाहर वाले कमरे में बैठा देता है। फिर कहता है कि आप सिर्फ 5 मिनट बैठो। मैं यूँ गया, तुरंत दवाई लिया और तुरंत वापस आया। अब रास्ते में यही सोचते हुए जाता है कि आज भाभी के साथ किसी न किसी तरीके से संबंध तो बनाना ही बनाना है और आज उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। अब यही सब सोचते हुए जैसे ही आगे राज बढ़ता है तो केमिस्ट की दुकान आ जाती है, यानी मेडिकल स्टोर आ जाता है। और मेडिकल स्टोर पर वो 2 बुखार की गोलियां और एक हाई पावर की नींद की गोली मांगता है। तो बुखार की गोली देते समय तो केमिस्ट वाला नहीं सोचता है, लेकिन जब वो कहता है कि हाई पावर की नींद की गोली चाहिए तो केमिस्ट पूछता है कि अरे तुम तो आते जाते रहते हो, तुम्हें हाई पावर नींद की गोली क्यों जरूरत पड़ गई। तो बताता है कि एक रिश्तेदार आए हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती है और उन्होंने कहा कि एक नींद की गोली ले लेना ताकि आराम से सो जाऊं। तो बल्कि वो मजाक में ये भी कहता है केमिस्ट वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आलिया मैडम के लिए गोलियां ले जा रहे हो, तुम उनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो। इस पर राज चौंकते हुए कहता है कि ये क्या बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हो, दवा लेने आया हूँ, तुम मुझे दवा दो। अब वो दवा लेता है और दौड़कर फिर वापस घर की तरफ जब बढ़ने लगता है, केमिस्ट चिल्लाता है अरे भाई ये तो सुन लो, ये बुखार की दवाएं कैसे खानी हैं। फिर वापस राज आता है, लेकिन इस मेडिकल स्टोर वाले को कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लगता है और दवाएं समझाने के बाद वो उसे भेज देता है। और फिर उसी रफ्तार से दौड़ते हुए राज वापस अपने घर पर पहुंचता है। डोरबेल बजाता है और जैसे ही डोरबेल आलिया खोलती है तो अंदर राज चला आता है और फिर ये दवाएं जल्दी जल्दी खोलता है तीनों, और 2 दवाएं इसमें से आलिया को खिला देता है। और उसके बाद
पूछता है कि भाभी आपके सर में भी दर्द हो रहा है क्या? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहता है लाइए बाम, मैं आपके सर को मालिश कर दूँ इससे। अब जैसे ही वो बाम लगाता है, सर मालिश करने लगता है, उसी दरमियान आलिया को नींद की गोलियां खाने की वजह से बहुत तेजी से नींद आने लगती है और आलिया कब राज की गोद में सो जाती है आलिया को कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि बुखार भी एक तरफ तेजी से था और बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है राज। और राज सिर्फ और सिर्फ इसी समय आलिया के ऊपर हावी होना चाहता है। वो धीरे धीरे उसके सारे बाल बिखेर देता है और उसके साथ अपनी भाभी का रिश्ता खत्म करके एक नया रिश्ता बनाने की जरूरत में हो जाता है। उसके ऊपर तो मानो हवस का शैतान सवार हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है, उन रिश्तों को तार तार करने लगता है और जल्दी जल्दी आलिया के नीचे के वस्त्र उतार देता है और उसके साथ उसके दिमाग और खून की नसें तेजी से चलने लगती हैं और आखिरकार उसने रात में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार उससे हो सका उतनी बार उसने अपनी भाभी यानी आलिया के साथ बार बार संबंध बनाया। क्योंकि बुखार और नींद की गोलियों के नाते उसे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा, और हल्की हल्की वो आहें भरती रही। लेकिन फिर भी इससे राज को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये नौजवान आज वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस ये सब करने के बाद जैसे ही राज बेड पर बैठता है तो उसकी नज़र एक डायरी के ऊपर पड़ती है, जो डायरी ठीक सामने अलमारी में रखी होती है। अब जैसे ही जाता है डायरी उठाता है, डायरी के कुछ पन्नों को पलटना शुरू करता है तो देखता है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे घर में एक बच्चा है जिसे मैं अपना बच्चा समझकर गोद ले लूँगी, और अब अगर साल भर तक मुझे और बच्चा नहीं हुआ तो मैं राज को ही अपना बेटा मान लूँगी, और बेटा मानने के बाद मैं उसे अपनी सारी ज़मीन जायदाद दूँगी और उसकी शादी बेहद धूमधाम से कराऊँगी। और ये लाइन पढ़ने के बाद मानो राज को तो 440 वोल्ट का करंट लग जाता है और वो एकदम हस्तप्रभ हो जाता है। उसने सोचा कि हे भगवान, मैंने अब ये कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो जल्दी से जल्दी आलिया के सारे कपड़े पहनाता है, उसकी जो नीचे क्लिपें गिरी होती हैं उसके बालों को संवारता है, उससे बार बार माफ़ी मांगता है, उसके चरणों में गिड़गिड़ाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि उसे अब इन चीज़ों से माफ़ी कैसे मिलेगी, और वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है और वहीं अपने सर को लड़ाने लगता है। लेकिन उसे कुछ अब समझ में नहीं आता है, क्योंकि राज ने इतनी बड़ी गलती जो कर दी होती है। कि तभी सुबह के तकरीबन 8 बजते हैं और आलिया का नींद खुलता है तो देखती है कि घर में तमाम सारे लोग आए हुए हैं, सब लोग कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति कहता है कि अरे देवर भाभी का रिश्ता हमेशा बदनामी वाला ही होता है। तो आलिया चौंक कर उसकी तरफ देखती है कि तभी एक इंस्पेक्टर साहब अंदर घुसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे देवर की लाश उस नदी के किनारे मिली हुई है और ये मोबाइल में कुछ फ़ोटो मिले हुए हैं। अब वो जैसे ही मोबाइल की फ़ोटो आलिया देखती है तो उसी के साथ जब राज ने संबंध बनाया था उसी दौरान उसकी कुछ वीडियो, उसके कुछ फ़ोटो खींच लिए होते हैं। और ये फ़ोटो देखने के बाद मानो आलिया को एक सदमा सा लग जाता है। उसने जिसे बेटा माना था उसने उसके साथ ये क्या कर दिया, ये तो अभी सोच ही रही होती है। लेकिन उससे भी उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर राज मर कैसे गया, मैं इस बात का अपने पति पवन को क्या जवाब दूंगी। इतना ही था कि तभी एक महिला सिपाही आती है और कहती है क्यों रे, इतनी तूने रंगरलियाँ मनाई कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। और ये बात आलिया को ऐसी लगती है दिल में कि मानो उसका हार्ट ही बैठ जाता है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शख्स अंदर आता है और आलिया को हिलाने डुलाने की कोशिश करने लगता है, और वो था आलिया का पति पवन और राज का बड़ा भाई। लेकिन वो तमाम तरीक़ों से आलिया को उठाने की कोशिश किया, जगाने की कोशिश किया, लेकिन उस महिला कांस्टेबल की बात उसे कुछ इस कदर लग चुकी थी कि उसी दरमियान आलिया की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और पवन चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोता रह जाता है। और मानो इस हवस के शैतान ने इन दो मासूमों की ज़िंदगी कैसे छीन ली, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो बेहद दर्दनाक थी।
और कभी कभी हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि हमें किसके साथ क्या करना है, और इसी तरीके से गलती हमसे हो जाती है और उसके बाद हमें इस तरीके की घटनाओं को सुनने को मिलता है। तो ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।